इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करने का बोला था? ह्यूमन रिप्रोडक्शन ना। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ गए थे मसल कॉन्ट्रैक्शन में और कुछ डिस्कशन किया था हम लोगों ने सार्कोमियर की संरचना को लेकर। किसकी संरचना? सार्कोमियर। सार्कोमियर की संरचना को लेकर जो बात हुई थी कि जब पेशी में संकुचन होता है तो वो संकुचन वास्तव में सार्कोमियर में होता है, क्योंकि सार्कोमियर संकुचन की क्रियात्मक इकाई होती है और संकुचन की क्रिया में एक्टिन किसके ऊपर फिसलता है? मायोसिन के ऊपर। तो जब एक्टिन फिसलता है मायोसिन के ऊपर तो ए बैंड की लंबाई स्थिर रहती है, कोई परिवर्तित नहीं है। आई बैंड की लंबाई, आधे आई बैंड की लंबाई, दो जेड लाइन के बीच की दूरी, सी जोन की लंबाई, एच जोन की लंबाई कम हो जाती है। दो एम लाइन के बीच की दूरी, पेशी तंतु की लंबाई, पेशी की लंबाई, पेशी तंतु की चौड़ाई, पेशी तंतु का घनत्व, पेशी की चौड़ाई, पेशी की लंबाई कम हो जाती है। फुल्ली ओवरलैप कंडीशन में ए बैंड की लंबाई किसके बराबर हो जाती है? किसके बराबर? कौन गायब हो जाता है? और कौन गायब हो जाता है? आई बैंड। आई बैंड और एच जोन दोनों गायब हो जाते हैं। यही पढ़ा था, याद हो गया होगा। ठीक है, संडे को टेस्ट में यही सब पूछूंगा। हाउ संडे को टेस्ट में यही सब पूछूंगा, ठीक है? और अरे यार पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। हाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। समय बलवान हो रहा है, मुझसे भी ज्यादा। हाँ भाई, समय मुझसे भी ज्यादा बलवान है उसमें। संकुचन की अभिक्रिया की हम लोग बात कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने एक्टिन और मायोसिन की संरचना को देख लिया था और उसके बारे में लिख भी लिया था। अच्छा हाँ, तो एक्टिन की जो संरचना है उसमें 3 सहायक प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से? एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। एफ एक्टिन में श्रृंखला होती है और वो श्रृंखला किसकी होती है? जी प्रोटीन की। जी प्रोटीन मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन, और उसकी 2 श्रृंखलाएं एक साथ पाई जाती हैं और उसकी श्रृंखला को फिलामेंटस एक्टिन या एफ एक्टिन कहते हैं। ये घुमावदार संरचना होती है और उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन पाया जाता है और कुछ स्थानों पर एक अन्य रचनात्मक प्रोटीन ट्रोपोनिन पाया जाता है जिसकी 3 इकाइयां एक साथ पाई जाती है। और ट्रोपोनिन जिस जगह को ढका रहता है वो एक सक्रिय भाग है। क्या है वो? सक्रिय भाग। फिर मायोसिन की बात करी, अधिक घनत्व वाले प्रोटीन। इसके जो तंतु होते हैं उसे क्या बोलते हैं?
मीरोमायोसिन, क्या बोलते हैं? और मीरोमायोसिन भी जोड़े में उपस्थित होते हैं और प्रत्येक मीरोमायोसिन तंतु के दो भाग पाए जाते हैं, एचएमएम और एलएमएम। एचएमएम में उपस्थित होता है सिर और गर्दन, जिसे शॉर्ट आर्म कहते हैं, और एलएमएम में पाई जाती है पूंछ, या जिसे टेल कहते हैं। एचएमएम मतलब हैवी मीरोमायोसिन, एलएमएम मतलब लाइट मीरोमायोसिन। और जो हेड भाग होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन का बना होता है। उसमें दो सक्रिय भाग पाए जाते हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट। और ये एक एंजाइम की तरह भी कार्य करता है जिसका नाम है मायोसिन एटीपेज। संकुचन के लिए ये एंजाइम बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही एंजाइम की उपस्थिति एटीपी को तोड़ती है। अगर नहीं तोड़ेगी तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो संकुचन नहीं होगा। आई बात समझ में? बस इसी को लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अभिक्रिया की बात करते हैं। तो आप याद करो, इधर देखना, बोर्ड पे भी कुछ लिखना नहीं। बोर्ड पे आप देखोगे तो कल हमने जो एक्टिन पढ़ा था उसमें दो फिलामेंट थे। कौन कौन से फिलामेंट थे? एफ एक्टिन के फिलामेंट थे कि नहीं? इसके ऊपर कौन उपस्थित था? ट्रोपोमायोसिन। और कहीं कहीं पर ट्रोपोनिन की इकाई पाई जाती थी। ऐसा याद आ रहा है? अब हम अभिक्रिया की बात करेंगे। और नीचे यहां पर क्या है? मायोसिन है, मायोसिन है ना? ऐसा समझ में आ रहा है? चलो अब हम बात करते हैं मांसपेशी की परत, जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। अंदर जो कोशाद्रव्य है उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्म। मांसपेशी या पेशी तंतु की परत जो है सार्कोलेमा, और उसके अंदर का जो कोशाद्रव्य है वो सार्कोप्लाज्म। हमने तंत्रिका तंत्र में पढ़ा था कि जो साइनेप्टिक नॉब होता है वो पेशी की सतह पर आकर जुड़ता है, जिसे हम न्यूरल संधि बोल रहे थे, याद है? न्यूरल जंक्शन। और जब यहां से संवेदना आती है तो साइनेप्टिक वेसिकल जाकर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जुड़ जाते हैं और किसका प्रवाह करते हैं? किसे प्रवाहित करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर यहां से होते हुए आता है किसमें? सार्कोप्लाज्म में। यहां उसके रिसेप्टर पाए जाते हैं। याद आया? रिसेप्टर। और न्यूरोट्रांसमीटर यहां पहुंचता है। कौन पहुंचता है? न्यूरो ट्रांसमीटर। कहां पहुंचता है? सार्कोप्लाज्म। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यहां पहुंचता है? एसिटाइल कोलिन। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर पहुंचता है? एसिटाइल कोलिन। संकुचन करने के लिए संवेदना कौन ले जाता है? तंत्रिका। तंत्रिका ले जाती है मांसपेशी की सतह पर, और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर प्रवाहित करती है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से होते हुए कोशाद्रव्य में पहुंचता है, यानी कहां पहुंचता है? सार्कोप्लाज्म में।
सार्कोप्लाज्म में पाया जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद आ रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुना है? किसने सुना? हाथ ऊपर करो, खड़े हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है? जिस पे राइबोसोम होता है उसे रफ बोलते हैं, जिस पे नहीं होता उसे स्मूथ बोलते हैं। तो रफ का अलग काम होगा, स्मूथ का अलग काम। रफ का मान लो प्रोटीन से संबंधित काम है क्योंकि उस पे राइबोसोम है। स्मूथ का क्या काम है? बस वही जो कैल्शियम को स्टोर करता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसी का एक प्रकार है क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बैठो। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें भी दो प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं, एल नलिकाएं और टी नलिकाएं। एल का मतलब लॉन्गिट्यूडनल, एल का मतलब लंबवत, लंबवत यानी लॉन्गिट्यूडनल। टी का मतलब ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ। दो प्रकार की होती। और टी का मतलब ये टी हो गया और ये एल हो गया, ट्रांसवर्स। जो एल नलिकाएं होती हैं ये कैल्शियम का संग्रहण करती। किसका संग्रहण करती हैं? तो जैसे मान लो ये एल नलिकाएं हैं जो संग्रहण कर रही हैं किसका? किसका संग्रहण? कैल्शियम का। ये एल नलिकाएं किसका प्रकार है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मांसपेशी की कोशिका में होता है उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसमें लंबवत नलिकाएं किसका संग्रहण करती हैं? कैल्शियम का। सिंपल बात है। ये एसिटाइल कोलिन आता है और किस पर प्रभाव डालता है? लंबवत नलिकाओं पर। तो लंबवत नलिकाओं पर जब प्रभाव डालता है तो प्रतिक्रिया में यहां से कौन निकलता है? कौन निकलता है? कैल्शियम। एसिटाइल कोलिन आया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नलिकाओं में, लंबवत नलिकाओं पर उसका प्रभाव हुआ, उसकी वजह से कौन निकला यहां से? कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन जाता है और किसके साथ जुड़ता है? किसके साथ जुड़ता है? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के साथ जुड़ता है तो ट्रोपोनिन की जो बांधने की क्षमता थी वो खत्म हो जाती। ट्रोपोनिन की जो यहां पर बंधने की जो क्षमता थी वो खत्म हो जाती। तो बंधने की क्षमता खत्म होते ही ये ट्रोपोमायोसिन यहां से उठकर अलग हो जाता है। अलग हो जाता है मतलब साइड में चला जाता है। अब जैसे बंधने की क्षमता खत्म हुई, ध्यान से देखो, जैसे बंधने की क्षमता खत्म हुई ट्रोपोमायोसिन उठ के कहां चला गया? ये जगह खाली हो गई, जगह खाली हो गई। अब ये स्थान जहां पर ट्रोपोनिन था, इसी स्थान पर जुड़ता है कौन? एक्टिन बाइंडिंग साइट। लेकिन इसे जोड़ने के लिए क्या चाहिए? इसे जोड़ने के लिए क्या चाहिए? एटीपी। तो एटीपी कहां जुड़ेगा? एटीपी बाइंडिंग साइट। तो ये जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है ये इस जगह पे जुड़ेगा। कहां? जहां ट्रोपोनिन था। और यहां जुड़ने से एक ब्रिज बनेगा। ब्रिज बनता दिख रहा है? ये दोनों जुड़ गए कि नहीं? यहां से देखो, ये जुड़ गया, ब्रिज बन रहा है। जब ये जुड़ जाते हैं तो इसी को बोला जाता है क्रॉस ब्रिज। इनको जोड़ने के लिए क्या चाहिए? तो जोड़ना एक काम, पहला काम। जोड़ने के लिए क्या चाहिए? एटीपी।
अब ये जुड़ गया। अब कौन किसके ऊपर फिसलता है, याद करो। एक्टिन मायोसिन के ऊपर फिसलता है। और फिसलने के लिए भी क्या चाहिए? तो हमें दो कामों के लिए एटीपी चाहिए, एक इसे जोड़ने के लिए और दूसरा एक्टिन को फिसलने के लिए। और फिसलने के लिए रास्ता कौन दिया है? ये वो रास्ता है, दिख रहा है? तो जब यहां जुड़ेगा, ऐसे समझो, जब ये जुड़ गया तो क्रॉस ब्रिज बन गया। अब एक्टिन फिसलेगा वो किसके ऊपर? मायोसिन। तो किस, वो पथ कौन सा होगा? पूरी लंबाई किसकी वजह से मिली? ट्रोपोमायोसिन के हटने की वजह से। तो ट्रोपोमायोसिन जब हटा है तो ये जो खाली जगह मिली है, जिसको हमने बोला था विशेष स्थान, उसे बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्या बोलते हैं? तो एक्टिन पूरी लंबाई में फिसलेगा। कहां पर? मायोसिन बाइंडिंग साइट में। जुड़ा कहां पर? जहां ट्रोपोनिन था। फिसला कहां पर? अपन कहीं जा रहे हैं, मान लो ऐसा केला गिरा है, तो पैर पड़ा केले पे, जहां पैर पड़ा वो ट्रोपोनिन वाला स्थान। फिसल के आगे तक जाएंगे ना, तो पूरे रास्ते में जहां तक फिसला वो ट्रोपोमायोसिन वाला स्थान। दो स्थान। जुड़ने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी। फिसलने के लिए भी क्या चाहिए? जब तक एटीपी मिलता रहेगा ये फिसलता रहेगा और एक्टिन ओवरलैप करेगा, लेकिन एक समय के बाद एटीपी खत्म हो जाएगा। तो जहां एटीपी की सप्लाई रुकी वहां ये ब्रिज टूट जाए, और ब्रिज टूटेगा और फिर सब अपनी जगह पे वापस, और फिर संकुचन करना है तो फिर एटीपी मिलेगी। एटीपी मिलेगी और एक्टिन फिसलेगा किसके ऊपर? मायोसिन। एक्टिन फिसलेगा किसके ऊपर? मायोसिन। तो जैसे बार बार ऊर्जा मिलती जाएगी, संकुचन होता है। ठीक है, बस ज्यादा नहीं, सब खत्म हो गया है, सब कुछ बचा ही नहीं है। आ गया समझ में? अब मान लो एटीपी की सप्लाई बंद हो गई। क्या बंद हो गई? एटीपी की सप्लाई बंद हो गई, तो ये ब्रिज टूट जाएगा, सब अपनी जगह पे वापस जाएंगे। तो कैसे? कैल्शियम यहां से निकलेगा, वापस चला जाएगा, ट्रोपोमायोसिन वापस अपने स्थान पर आ जाएगा, और ट्रोपोनिन फिर उससे जुड़ जाएगा। यही क्रिया है। बना लो इसको। हाँ, लेकिन इसको समझाने का एक तरीका, ऐसा वाला बैग है किसी के पास? ऐसा पेन वाला, ही बहुत बड़ा है, छोटा है, ऐसा पेन बॉक्स है? हाँ, ये खाली कर इसको बेटा, खाली। उसको दे दे बेटा, वो खाली करेगी ना। लो, गिरा दिए, करवा लिए बेइज्जती अपनी है। दो इधर। अब इसको सबसे अच्छा तरीका यही समझने का, ये मान लो क्या है, बॉक्स है, ये आपको चेन दिख रही है, इसको चेन बोलते हैं, और ये रनर है। क्या है ये? अब ऐसा करते हैं, जब एटीपी लेगा ये ब्रिज बन जाएगा, ये ब्रिज बन गया। ठीक है, ब्रिज बन गया। अब रास्ता कौन दे रहा है? ट्रोपो। कौन किसके ऊपर फिसल रहा है? एक्टिन फिसल रहा है किसके ऊपर? ऊर्जा मिली, समझ में आ रहा? अब बताओ, मैं रनर को मूव करा रहा हूं या चेन को? रनर अपनी, तुम लोग क्या करते हो? ऐसे करते हो। हम क्या कर रहे हैं? ये फिक्स है, ये फिक्स है। कौन मूव कर रहा है?
ट्रेन फिक्स है, पटरी मूव कर रही, देखो समझ में आ रहा है? इंजन अपनी जगह खड़ा है, पटरी मूव कर रही। कह रहे पेंसिल का छिलका भर के रखे हो क्या इसमें? बचपन में होता ना, पेंसिल का छिलका भर के रखेंगे, घर पे जाके दूध में मिला के रबड़ बनाएंगे। 3 लीटर दूध खराब किए थे हम, खूब मार पड़ी थी। इतना छिलका ले जाके उबलते दूध में डाल, बोले रबड़ बनेगा। जो कुटाई हुई थी ना, किए होगे तुम लोग भी, नहीं किए थे? अच्छा, कितने लोगों ने इस बार दिवाली में उल जलूल तरीके से पटाखे जलाए थे? है ना? कुछ लोग क्या किए, बाल्टी के नीचे पटाखा रख के उसके ऊपर बैठ गए, वाइब्रेशन सीएनएस तक पहुंचा था। है ना? रॉकेट में किए थे, गलत जगह लगाए थे। एक ने क्या किया, ऐसा वो आता है ना स्काई शॉट, रॉकेट लिया, उसको अपन जमीन पे रख के चलाते हैं, उसने ऐसे लेके हवा में ऐसे चला रहा था। अब वो क्या बैक फायर मारता है, मारा पूरा मुंह पे। मंगल भवन। चलिए बना लीजिए।
लिखिए। बन गया? जल्दी बनाइए। निकले घर से कि नहीं अभी? सुनो 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 सुनो, ठीक है, खाना खा लो, है ना? और वो नीला वाला बैग मेरा ले आना, मैं भी चलूंगा। अरे नरसिंहगढ़ चलेंगे। क्यों, हमारे जाने से दिक्कत है क्या? क्या? बताओ तो। चलो ठीक है, हम नहीं जाएंगे, तुम ही जाओ। ठीक है। क्यों? ठीक है। लिखिए। ये माइक ऑन था ना? चलो ठीक है। चलिए भाई, लिखो कि पेशी संकुचन में पेशी संकुचन में उद्दीपन पेशी संकुचन में उद्दीपन तंत्रिका तंत्र द्वारा पेशी संकुचन में उद्दीपन तंत्रिका तंत्र द्वारा प्राप्त होता है। तंत्रिका तंत्र द्वारा प्राप्त होता है।
लिखो, सार्कोलेमा पर तंत्रिकाएं संधि द्वारा जुड़ती हैं। सार्कोलेमा पर तंत्रिकाएं संधि द्वारा जुड़ती हैं और एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर प्रवाहित करती हैं। लिखो, ये रिसेप्टर से होते हुए सार्कोप्लाज्म में पहुंचता है। अगला पॉइंट, सार्कोप्लाज्म के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लंबवत नलिकाएं ब्रैकेट में एल ट्यूब्यूल पाई जाती हैं, जो कैल्शियम आयन का संग्रहण करती हैं। अगला पॉइंट, एसिटाइल कोलिन के प्रभाव से लंबवत नलिकाओं से कैल्शियम स्रवित होता है। एसिटाइल कोलिन के प्रभाव से लंबवत नलिकाओं से कैल्शियम स्रवित होता है, जो ट्रोपोनिन के साथ जाकर जुड़ता है। अगला पॉइंट, कैल्शियम के जुड़ने से ट्रोपोनिन सक्रिय होता है। कैल्शियम के जुड़ने से ट्रोपोनिन सक्रिय होता है और उसकी बंधन क्षमता समाप्त हो जाती है। कैल्शियम के जुड़ने से ट्रोपोनिन सक्रिय होता है और उसकी बंधन क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक है, बंधन क्षमता समाप्त हो जाती। लिखो, एटीपी की उपस्थिति में मायोसिन इसी स्थान पर जुड़ता है। जहां ट्रोपोनिन उपस्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट, बंधन क्षमता समाप्त होते ही
बंधन क्षमता समाप्त होते ही ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोमायोसिन अलग होकर ट्रोपोमायोसिन अलग होकर बगल में चला जाता है। ट्रोपोमायोसिन अलग होकर बगल में चला जाता है। ट्रोपोमायोसिन अलग होकर बगल में चला जाता है और जो खाली जगह दिखाई देती है और जो खाली जगह दिखाई देती है और जो खाली जगह दिखाई देती है उसे और जो खाली जगह दिखाई देती है उसे मायोसिन बाइंडिंग साइट कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, एक्टिन और मायोसिन के जुड़ने से एक्टिन और मायोसिन के जुड़ने से एक्टिन और मायोसिन के जुड़ने से क्रॉस ब्रिज का निर्माण होता है। एक्टिन और मायोसिन के जुड़ने से क्रॉस ब्रिज का निर्माण होता है तथा एटीपी की उपस्थिति में एक्टिन मायोसिन के ऊपर फिसलता है। ऐसा लिखना, एटीपी की उपस्थिति में एक्टिन मायोसिन के ऊपर अपनी लंबाई में फिसलता है। एक्टिन मायोसिन के ऊपर अपनी लंबाई में फिसलता है। मायोसिन के ऊपर अपनी लंबाई में फिसलता है। मायोसिन के ऊपर अपनी लंबाई में फिसलता है। कौन फिसलता है? एक्टिन। और संकुचन क्रिया संपन्न होती अगला पॉइंट, एटीपी की अनुपस्थिति होने पर एटीपी की अनुपस्थिति होने पर क्रॉस ब्रिज टूट जाता है। तथा ट्रोपोमायोसिन वापस अपने स्थान पर चला जाता है। ट्रोपोमायोसिन वापस अपने स्थान पर चला जाता है। ट्रोपोमायोसिन वापस अपने स्थान पर चला जाता है और कैल्शियम आयन वापस एल नलिकाओं में चले जाते हैं। कैल्शियम आयन वापस एल नलिकाओं में चले जाते हैं। अगला पॉइंट, बार बार संकुचन या बार बार तीव्र संकुचन होने पर ग्लाइकोजन के टूटने से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है।
जिससे मांसपेशी में दर्द और थकान, जिससे मांसपेशी में दर्द और थकान पाई जाती है, मांसपेशी में दर्द और थकान पाई जाती है, मांसपेशी में दर्द और थकान पाई जाती है एवं इसे मसल फैटीग, एवं इसे मसल फैटीग कहते हैं, एवं इसे मसल फैटीग कहते हैं, मसल फैटीग कहते हैं। अगला पॉइंट, कंकाली पेशियों में उपस्थित कंकाली पेशियों में उपस्थित श्वसन वर्णक, कंकाली पेशियों में उपस्थित श्वसन वर्णक मायोग्लोबिन, श्वसन वर्णक मायोग्लोबिन की मात्रा के आधार पर मायोग्लोबिन की मात्रा के आधार पर पेशी तंतु दो प्रकार के होते हैं। श्वसन वर्णक मायोग्लोबिन की मात्रा के आधार पर पेशी तंतु दो प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर पेशी तंतु दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। कौन कौन से दो? एक लाल पेशी तंतु या रेड मसल फाइबर और दूसरा श्वेत पेशी तंतु या व्हाइट मसल फाइबर। लिखो, दो प्रकार के होते हैं। एक, ऐसे कॉलम बना लेना, लाल पेशी तंतु और श्वेत पेशी तंतु। एनसीईआरटी देना, रुक जाओ। लिखो, दो प्रकार के होते हैं, लाल पेशी तंतु और श्वेत पेशी तंतु। ऐसे लाइन खींच लो, दो कॉलम बना लो और पॉइंट बना के लिखो। पहला पॉइंट, लाल पेशी तंतु को लाल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लाल होता है ना, तो उसमें अधिक मात्रा में मायोग्लोबिन पाया जाता है। लिख लो, लाल पेशी तंतु, इसमें अधिक मात्रा में मायोग्लोबिन उपस्थित होता है, इसमें अधिक मात्रा में मायोग्लोबिन उपस्थित होता है।
इसमें लिखो मायोग्लोबिन की कम मात्रा पाई जाती है। दूसरा पॉइंट लिखो माइटोकॉन्ड्रिया की अधिक संख्या पाई जाती। रेड मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया की अधिक संख्या पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रिया की अधिक संख्या पाई जाती। व्हाइट मसल फाइबर में लिखो माइटोकॉन्ड्रिया की कम संख्या पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रिया की कम संख्या पाई जाती। अगला पॉइंट, अधिक एटीपी का संग्रहण। रेड मसल फाइबर में लिखना अधिक एटीपी का संग्रहण। इधर लिखना एटीपी या ऐसा लिखना कम एटीपी का संग्रहण। अगला पॉइंट, इन्हें एरोबिक पेशी कहा जाता है। इन्हें एरोबिक पेशी कहा जाता है। इसमें लिखना इन्हें एनारोबिक पेशी कहा जाता है। एनारोबिक पेशी कहा जाता है। एक पॉइंट और, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या कम पाई जाती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या कम पाई जाती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या अधिक पाई जाती है। श्वेत पेशी तंतु में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, पेशी संबंधी रोग। पेशी संबंधी रोग। पेशी संबंधी रोग में पहला रोग क्या है? माइस्थेनिया ग्रेविस। पहला रोग है माइस्थेनिया ग्रेविस। ध्यान से सुनो इसमें क्या होता है। ये प्रतिरक्षा तंत्र संबंधी रोग है। किसके संबंधी? प्रतिरक्षा तंत्र। इसमें क्या होता है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो एंटीबॉडी बनाता है और वो एंटीबॉडी कंकाली पेशी में उपस्थित जो रिसेप्टर होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। किसको नष्ट कर देते हैं? रिसेप्टर को। तो रिसेप्टर नष्ट हो जाते हैं तो संकुचन का जो उद्दीपन है वो पेशी में नहीं जा पाता। पेशी को संकुचित होना है लेकिन उस तक सूचना ही नहीं पहुंच पाती और ऐसे में मांसपेशी लकवाग्रस्त हो जाती है, जो कि हमारे ही प्रतिरक्षा तंत्र की वजह से हुआ है और इसलिए इसे स्वप्रतिरक्षी रोग कहते हैं और रोग का नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस। लिखो, ये एक स्वप्रतिरक्षी रोग है। ये एक स्वप्रतिरक्षी रोग है। ये एक स्वप्रतिरक्षी रोग है जिसमें स्वप्रतिरक्षी रोग है जिसमें हमारा प्रतिरक्षा तंत्र
जिसमें हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ऐसी एंटीबॉडी बनाता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ऐसी एंटीबॉडी बनाता है जो जो पेशी और तंत्रिका की संधि पर जो पेशी और तंत्रिका की संधि पर जो पेशी और तंत्रिका की संधि पर उपस्थित जो पेशी और तंत्रिका की संधि पर उपस्थित रिसेप्टर जो पेशी और तंत्रिका की संधि पर उपस्थित रिसेप्टर को नष्ट कर देते हैं। जिससे संकुचन का उद्दीपन कंकाली पेशियों में नहीं जा पाता जिससे संकुचन का उद्दीपन कंकाली पेशियों में नहीं जा पाता जिससे संकुचन का उद्दीपन कंकाली पेशियों में नहीं जा पाता संकुचन का उद्दीपन कंकाली पेशियों में नहीं जा पाता और इन पेशियों में नहीं और ये पेशियां लकवाग्रस्त हो जाती हैं और ये पेशियां लकवाग्रस्त हो जाती हैं और ये पेशियां लकवाग्रस्त हो जाती हैं तथा इनमें फैटीग पाया जाता है लकवाग्रस्त हो जाती हैं और इनमें फैटीग पाया जाता है लकवाग्रस्त हो जाती हैं और इनमें फैटीग पाया जाता है। इस अवस्था को हम माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। ठीक है, दूसरा लिखो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। पहला हो गया माइस्थेनिया ग्रेविस, दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये एक आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक। आनुवांशिक रोग यानी म्यूटेशन है। और कैसा म्यूटेशन है? जीन म्यूटेशन है। जीन म्यूटेशन में क्या होता है? एक प्रोटीन होता है डिस्ट्रोफिन, इस प्रोटीन को बनाने वाला जीन असक्रिय हो जाता है और ये जो प्रोटीन है ये चाहिए मांसपेशी के विकास के लिए। किसके लिए? मांसपेशी के विकास के लिए। तो इस प्रोटीन की कमी की वजह से धीरे धीरे मांसपेशी जो है वो नष्ट होने लगती है, अपघटित होने लगती है, डीजेनरेट होने लगती है और इसी को बोला जाता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, लिखो कि ये एक आनुवांशिक रोग है। ये एक आनुवांशिक रोग है जिसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को बनाने वाला जीन, ये एक आनुवांशिक रोग है जिसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को बनाने वाला जीन, जिसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को बनाने वाला जीन असक्रिय होता है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को बनाने वाला जीन असक्रिय होता है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को बनाने वाला जीन असक्रिय होता है। अगला पॉइंट, इस जीन की आवश्यकता, इस जीन की आवश्यकता, इस जीन की आवश्यकता पेशी के विकास के लिए होती है। पेशी के विकास के लिए होती है।
इसकी कमी से धीरे धीरे पेशी नष्ट होने लगती है। इसकी कमी से धीरे धीरे पेशी नष्ट होने लगती है। धीरे धीरे पेशी नष्ट होने लगती है। ये हो गया किसके बारे में? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। अगला है टिटैनी। अगला है टिटैनी। टिटैनी हम इसे रोग बोल सकते हैं या एक अवस्था बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रोग या अवस्था। यदि रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए तो इसकी कमी से क्या होगा? मांसपेशी में तीव्र ऐंठन पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? मांसपेशी में तीव्र ऐंठन होगी और वो ऐंठन बनी रहेगी और मांसपेशी में शिथिलन नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? तो तीव्र ऐंठन होगी जिसकी वजह से शिथिलन नहीं हो पाएगा। फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन। तो ये दो घटनाएं अगर एक साथ होती हैं कि तीव्र ऐंठन होती है और वो ऐंठन बनी रहती है, शिथिलन नहीं हो पाता है, तो इस अवस्था को हम टिटैनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिटैनी। और जिस रोग में ऐसी अवस्था विकसित हो उसे टेटनस कहते हैं। तो टिटैनी एक अवस्था है जिसमें दो घटनाएं पाई जाती हैं। ये क्यों होता है? रक्त में या तरल में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए तो पेशी में तीव्र ऐंठन होता है और पेशी में शिथिलन नहीं हो पाता, और शिथिलन नहीं हो पाता तो ये दो घटनाएं याद रखना है। और इसी अवस्था को हम कहते हैं क्या? टिटैनी। और जिस रोग में टिटैनी होता है उसे हम कहते हैं टेटनस। ठीक है, तो लिखो शरीर में ब्रैकेट में शारीरिक तरल में कैल्शियम की कमी होने पर, शारीरिक तरल में कैल्शियम की कमी होने पर, शारीरिक तरल में कैल्शियम की कमी होने पर मांसपेशी में तीव्र ऐंठन उत्पन्न होती है। तीव्र ऐंठन उत्पन्न होती है और बनी रहती है। तीव्र ऐंठन उत्पन्न होती है और बनी रहती है, जिससे तीव्र ऐंठन उत्पन्न होती है और बनी रहती है, जिससे पेशी में शिथिलन नहीं हो पाता। जिससे पेशी में शिथिलन नहीं हो पाता। पेशी में शिथिलन नहीं हो पाता तो इस अवस्था को टिटैनी कहते हैं। पेशी में शिथिलन नहीं हो पाता तो इस अवस्था को टिटैनी कहते हैं। पेशी में शिथिलन नहीं हो पाता तो इस अवस्था को टिटैनी कहते हैं। अगला पॉइंट, किसी भी संक्रामक रोग में अगर ये अवस्था पाई जाती है, किसी भी संक्रामक रोग में यदि ये अवस्था पाई जाती है, किसी भी संक्रामक रोग में यदि ये अवस्था पाई जाती है तो उसे, किसी भी संक्रामक रोग में यदि ये अवस्था पाई जाती है तो उसे टेटनस कहते हैं। तो उसे टेटनस कहते हैं। अगला पॉइंट एक स्टार लगा के लिख लेना, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि पेशी के शिथिलन में ऊर्जा खर्च नहीं होती। पेशी के शिथिलन में ऊर्जा खर्च नहीं होती। पेशी के शिथिलन में ऊर्जा खर्च नहीं होती है।
पेशी के शिथिलन में ऊर्जा खर्च नहीं होती है। ये बात रही किसको लेकर? पेशी तंत्र को लेकर। और यहां खत्म होता है मसल्स। टिटेनस यानी टिटेनी संक्रामक भी हो सकती है और असंक्रामक भी हो सकती है।